नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनिमी कॉर्नर में। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुबह 9 बजे के लाइव सेशन में। इस लाइव सेशन में आज हम बात करेंगे ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में, जनजातीय विद्रोह के बारे में। लेकिन जो सेशन हम उठाए हैं या जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या था? हम बात कर रहे हैं आपसे रिवोल्ट पर डिस्कशन हमारी चल रही है। और रिवोल्ट पे जब हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, तो हमने इसके पहले क्या डिस्कशन किया है? इसके पहले हमने आपसे डिस्कशन की है 1857 रिवोल्ट के बारे में, जहां आपने फिर डिटेल में बात हुई थी हमारी द रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसके एक एक पहलू को हमने बहुत ही डिटेल में आपसे चर्चा की। बड़ा लंबा वीडियो हुआ था, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास टोटल डिस्कशन हम लोगों का हुआ था इस टॉपिक पर। इसके बाद जब हमने आपसे चर्चा की थी तो हमने आपको बताया था कि जब रिवोल्ट की चर्चा करेंगे तो रिवोल्ट की चर्चा करते समय हमारी आपसे बात 4 बिंदुओं पर होगी। कौन कौन सी आप पहले हम उसे बता दें। पहले हम बात करेंगे 1857 रिवोल्ट पर। दूसरी हमारी आपसे बात होनी थी ट्राइबल रिवोल्ट पर। और तीसरी हमारी आपसे बात होनी थी, और तीसरा रिवोल्ट था पीजेन, किसान विद्रोह। और जो चौथा था वो नागरिक विद्रोह था। अब तक हमने जो आपसे चर्चा की है, हमारी आपसे बात हो गई है 1857 रिवोल्ट पर, यानी 1857 की जो क्रांति हुई है, जो विद्रोह हुआ है, इस पर हमारी आपसे बात हो चुकी है। इसके बाद रिवोल्ट को लेकर हमारे पास 3 टॉपिक बच रहे हैं, एक जनजातीय विद्रोह, एक किसान और एक नागरिक विद्रोह। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कशन करेंगे जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह के बारे में। एक टॉपिक इस खंड का जो बचेगा वो होगा नागरिक विद्रोह सॉरी, उसकी हम बाद से अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से हम इसको डिस्कशन करेंगे। आज पूरा समय लेंगे, पूरी चीज़ें आपसे कवर करेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा उसकी हम बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन को। तो पहला टॉपिक हमारा आज का होगा ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में। ट्राइबल रिवोल्ट में हम आपसे जिन बिंदुओं पे बात करेंगे उसमें पहली चीज़ क्या होगी? पहला होगा कि एक सामान्य परिचय देंगे, जनरल इंफॉर्मेशन देंगे, जनरल इंट्रोडक्शन देंगे कि इन ट्राइबल के बारे में सामान्य परिचय क्या है। दूसरी चीज़ हम उस बिंदु पे हमारी जो बात होगी वो होगा कि इस रिवोल्ट का कारण क्या था। जितने भी ओवरऑल रिवोल्ट हो रहे थे, इन रिवोल्ट के क्या कारण है, इसकी हम बात करेंगे। तीसरे बिंदु पे हमारी जो चर्चा होगी, इस जो रिवोल्ट हो रहे हैं इनका नेचर क्या है या इनकी प्रकृति क्या है, इस पे हम बात करेंगे। और चौथे पॉइंट पे हम बात करेंगे कुछ प्रमुख विद्रोह जो हुए हैं, उन प्रमुख विद्रोह का एग्जाम्पल के साथ हम आपसे डिस्कशन करेंगे और उनमें कुछ क्या विशेषताएं थी, कौन लीडर था, इसकी हम बात करेंगे। इन 4 बिंदुओं पर हमारी बात होगी जब हम ट्राइबल रिवोल्ट की चर्चा कर रहे होंगे। पहला सामान्य परिचय, दूसरा कारण, तीसरा प्रकृति और चौथा जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं उनकी। तो आइए हम आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो जनजातीय विद्रोह हो रहे हैं वो एक क्षेत्र में कहाँ कहाँ फैले हैं ये देख लें। पहले एक बहुत ही सामान्य परिचय में हम आपको बताएं कि देखिए, जो पूरा भारत है, भारत के हर क्षेत्र में विद्रोह हो रहे हैं। जनजाति, जहाँ पर भी जनजातियाँ पाई जा रही हैं, वो जनजातियाँ अपने क्षेत्र में अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ, अंग्रेजी जो लोग थे, अंग्रेजी जो सपोर्टर थे, महाजन जो सूदखोर हुआ करते थे, और अंग्रेजी धर्म के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। अब देखिए कि वो विद्रोह क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। लेकिन उसके पहले कौन कौन से विद्रोह हुए उनकी एक लिस्ट आपको हम देंगे, लेकिन वो आपको हम जियोग्राफिकल वाइज देंगे कि कहाँ कहाँ है वो। देखिए, एक विद्रोह हो रहा है भील विद्रोह। भील विद्रोह अगर आप देखेंगे तो इसका लोकेशन है राजस्थान। ये जो भारत का राजस्थान जो प्रदेश है, उस राजस्थान में एक भील नामक जनजाति पाई जाती है, गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है, वहाँ पर ये विद्रोह हो रहे हैं। ये विद्रोह का जो समय है 20वीं सदी का है। ये 1914 और 15 के बीच में होगा, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होगा, तब की बात होगी। लेकिन
इसके अलावा जो सर्वाधिक विद्रोह जिस क्षेत्र से हुए हैं वो है, आप देखेंगे कि छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा। कौन सा? जो नागपुर का पठार है, इस पठार के हिस्से में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहीं पर संथाल पाई जाती है, यहीं पे कोंड पाई जाती है, यहीं पे मुंडा पाई जाएगी, यहीं पे हो पाई जाएगी, यहीं पे कई जनजातियां पाई जाती हैं। और जितनी भी जनजातियां हैं, आप देखिए इन जनजातियों का जो मुख्य क्षेत्र है और इन्हीं पर जो अलग अलग नीतियां इन पर थोपी गई और इन्हीं नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में ये करते हैं विद्रोह और रिवोल्ट। तो यहाँ पर छोटे नागपुर के हिस्सा, जो पठार का हिस्सा है, वो कहाँ पे फैला हुआ है? यानी ये क्षेत्र तब हुआ करता था बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के प्रमुख रूप से हिस्से में ये पाए जाते थे। और यही जो हिस्से था, यही था आपका छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा। अगर आपको जियोग्राफी आपको उसकी देखनी है तो हमने एक वीडियो स्पेशली बनाया है जहाँ पर हम टोटल डिस्कशन किए थे, और वो अभी भी आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी और आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं पूरी ज्योग्राफी क्षेत्र की। मध्य भारत का इतिहास, मध्य भारत जब हम कवर कर रहे थे मध्य भारत का भूगोल, तो वहाँ पे हमने बात की थी आपसे। तो यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं नागालैंड के जो छोटा नागपुर के पठार के हिस्से में जो जनजातियाँ पाई जा रही हैं उनकी, और वहाँ पे जो विद्रोह हो रहे हैं। तो आपको हमने यहाँ पे बताया कि आप देखेंगे इस क्षेत्र में मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, खोंड, कोल, ये विद्रोह यहाँ पे प्रमुख रूप से हो रहे हैं। ये प्रमुख विद्रोह है जो दक्षिण भारत में हो रहा है इस समय। वो कौन सा है? दक्षिण भारत में इस समय हो रहा है रंपा कुडप्पा विद्रोह। इसे जानते हैं रंपा कुडप्पा विद्रोह, और ये इसका समय है बहुत ही महत्वपूर्ण 1921 से लेकर 22 के बीच में। और 1921 से लेकर 22 के बीच में आपको याद होगा कि भारत में महात्मा गांधी द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जाता है, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चलाया जाता है, जिसे आप जानते हैं असहयोग आंदोलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जब पूरा भारत एक नेशनलिज्म की प्रचार के रूप, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद के रूप में गांधी के साथ खड़ा होकर दौड़ रहा था, उस समय कुछ जनजातियों ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया, और उसके विद्रोह के कुछ कारण थे और सरकार की वन नीति जो थी उस, तो ये विद्रोह की भी हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह, जैसे आपको मिलेगा नागा। जो नागा विद्रोह है इसकी हम आपसे बात करेंगे। और यही नागालैंड में एक विद्रोह और हो रहा है, इसका नाम है कछार विद्रोह। कछार विद्रोह ये नागालैंड में हो रहा है 1822 में, और इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरी एक विद्रोह और आप देखेंगे जो असम के क्षेत्र में हो रहा है, यहाँ पे नहीं दिया है, वो आपका है अहोम। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये अहोम है। ये आपके असम के क्षेत्र में हो रहा है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह का जो समय है 1828 के आसपास ये विद्रोह हो रहा है। तो इतनी की हम आपसे अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे इसकी विद्रोह के कारणों पे बात करेंगे आपसे। देखिए, कारण के जानने के पहले थोड़ा सा जनजातियों के बैकग्राउंड को हम समझ लें तो शायद चीज़ें और आसान हो, कारण खुद एक आध बन जाएंगे। देखिए, जनजातियाँ जो हैं, ये जो आपको भारत दिख रहा है, इस भारत में जो विकास चल रहा था उस समय, इस विकास की मुख्य धारा से वो अलग थी। जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट था उस डेवलपमेंट से ये अलग थी, पहली बात। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, ये जो गैर जनजाति लोग थे, यानी गैर जनजाति का मतलब जो जनजाति नहीं है, जो आम लोग हैं, इन लोगों से जनजाति लोग डरे हुए रहते थे कि ये हमारे लिए शोषक हैं। और रियल में वास्तव में ये उस समय चरित्र भी था कि जो गैर जनजाति थे ये जनजातियों का शोषण करते थे। खास करके इसमें अंग्रेज, महाजन, सूदखोर, इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर जनजातियों जो ट्राइब हैं, शेड्यूल ट्राइब, इनका बहुत ज़बरदस्त शोषण किया। और आप देखेंगे इन तीनों को कौन कौन, अंग्रेज, सूदखोर और आप महाजन, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो शोषक होते हैं उन्हें जनजाति एक विशेष नाम से पुकारते थे। उस विशेष नाम को नाम दिया गया है दीकू। दीकू, ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछ लिया है।
कि दीकू का संदर्भ किससे है। तो आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने पूछा है, आगे आपसे भी कहीं ना कहीं मुलाकात हो सकती है इस प्रश्न से। तो दीकू क्या है? दीकू एक शोषक समूह है जो जनजातियों का शोषण कर रहा है, जैसे अंग्रेज, महाजन, सूदखोर, लालची व्यापारी। लेकिन ये जो दीकू हुआ करते थे, इन्हें ये लोग तुरंत उनके खिलाफ होते थे, मारने, हत्या, हिंसक उनके खिलाफ हो जाते थे। लेकिन वहीं पर कुछ छोटे वर्ग के लोग हैं, जैसे नाई हो गया, किसान हो गए, और इनके साथ कुछ अन्य लोग भी हैं जिनको ये दीकू के नाम से नहीं बुलाते हैं, और ना ही इनके ऊपर हिंसक होते हैं जनजातियाँ। तो ध्यान रखने की बात है। और इनकी एक प्रकृति और है कि ये जो कृषि करते थे, जितनी भी जनजातियाँ हैं मुख्यतः ये जो कृषि कर रहे थे, इन कृषि का जो प्रकृति था वो थी झूम कृषि, झूम खेती। झूम खेती के बारे में आपने पढ़ा होगा कि झूम खेती वो खेती होती है जहाँ एक बार फसल बो दी जाती है, उसके बाद उस फसल को वहाँ से काट कर फिर दोबारा वहाँ पर फसल नहीं बोई जाती है। तो यहाँ से ऐसे, यानी ये एक बार काटते हैं फसल को काटने के बाद उस क्षेत्र को खुला छोड़ देते हैं, फिर आगे बोते हैं, उसके बाद ऐसे राउंड में चलते चलते आएंगे, और उसके बाद फिर जहाँ बोए थे फिर वहाँ पर फसल बोएंगे। ये एक झूम खेती की प्रकृति है, जिससे कभी हम डिटेल में बात करेंगे जब एग्रीकल्चर की हम आप पे चर्चा करेंगे। तो अब ये प्रकृति थी इनकी। तो अब जब अंग्रेज इनकी जो प्रकृति है, जो इनका तरीका है, इसके खिलाफ कोई कानून लेकर आएंगे तो ये विद्रोह होता रहेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले विद्रोह की हम यहाँ चर्चा करेंगे आपसे, वो है, आपको हम बताएं। अच्छा एक मिनट, विद्रोह की चर्चा करने से पहले अभी इनका जो कारण था उसे हम बात कर लें। ये तो सामान्य परिचय, कारण कौन कौन से हैं जिनकी वजह से विद्रोह हो रहे थे। तो कारण, पहला कारण आप देखें, सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा सरकार द्वारा लाया गया वन कानून। क्यों? क्योंकि वन कानून के तहत ये सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये सबसे पहला काम करेंगे कि झूम कृषि पर रोक लगा देंगे, झूम कृषि पर रोक लगा देंगे। और जब झूम कृषि बंद कर देंगे तो एक आजीविका पर संकट आ जाएगा उन जनजातियों के ऊपर कि जो जनजाति है वो अब कृषि कहाँ करेंगे। एक संकट उनके सामने आ गया। दूसरी चीज, इसी वन कानून के तहत वो कहेंगे कि जो वन उत्पाद हैं इनका आप संग्रहण, इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। अब देखिए, इन्हीं दो चीजों पर इन जनजातियों का ही आजीविका, पूरा अर्थव्यवस्था टिकी हुई है कि वो झूम कृषि करते हैं, झूम कृषि करके दूसरे स्थान चले जाते हैं। जो वन उत्पाद हैं, जैसे फल हो गए, जैसे शहद हो गया, इनको इकट्ठा करते हैं और इनको बेचते हैं, और खास करके विनिमय पद्धति से, और इनको बेचते हैं, उससे लाभ कमाते हैं, उनकी आजीविका चल रही थी। और अंग्रेजों के जो कानून आया, इन दोनों पर रोक लगा दिया। और जब इन दोनों पर अंग्रेजों का ये वन कानून रोक लगा देता है तो जो जनजातियां होंगी वो विद्रोह पे उतर के आएंगी। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है, जो झूम कृषि हो रही थी उन जनजाति क्षेत्रों पे लगान ज़्यादा वसूलना शुरू कर दिया। ये तो पहले लगान नहीं लिया जा रहा था, उसके बाद धीरे धीरे लगान हल्का फुल्का लिया जाने लगा, फिर लगान बहुत ज़्यादा वसूलना शुरू कर दिया इन्होंने। तो एक लगान वसूलना भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो दो कारक हमने बताई, एक कारक आपको सरकार द्वारा लाया गया वन कानून, और दूसरा कारक हमने बताया कौन सा, दूसरा हमने आपको बताया कि इनके द्वारा वसूला जाने वाला लगान। अब तीसरे कारक पे बात कर लें। तीसरा कारक जो व्यापारी यानी दीकू लोगों का शोषण था। जो दीकू लोग थे इनके द्वारा किया जाने वाला शोषण। देखिए, लोगों जो दीकू हैं इनको हमने बताया कौन है, ये व्यापारी हैं, महाजन है, सूदखोर है, खास करके ऐसे जो अमीर शोषक वर्ग है उन्हें ये दीकू के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। चौथा क्या है, ये चौथा कारक भी है। चौथा कारक इनके सामने ये आता है कि ये क्योंकि अंग्रेज भारत में शासन करने के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रसार भी कर रहे हैं, और ईसाई धर्म जब जनजातियों के पास पहुंच रहे हैं तो ये जबरदस्ती जबरन धर्मांतरण का करवा रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप ईसाइयों में एक बहुत बड़ा विरोध की भावना उत्पन्न हो रही है। और इन चार कारणों में के आसपास ही आप देखेंगे कि जितने भी रिवोल्ट हुए हैं ट्राइबल, इन ट्राइबल रिवोल्ट का कारण इन चार कारणों के आसपास ही घूमता हुआ है। अब इन जो रिवोल्ट हो रहे हैं
इन रिवोल्ट का स्वरूप क्या है, इनका नेचर क्या है। नेचर अगर आप बात करें तो सबसे पहला कि स्थानीय विद्रोह है, ये लोकल होंगे, ये लोकल एरिया में ही सीमित होंगे, बहुत बड़े स्तर पर विकसित नहीं होंगे। अगर आप देखिए, अगर ये अहोम विद्रोह हो रहा है तो ये असम के क्षेत्र में ही सीमित रह जाएगा, नागा हो रहा है तो नागालैंड के क्षेत्र में ही सीमित रह जाएगा, यहाँ पर भील हो रहा है तो राजस्थान के क्षेत्र में ही सीमित हो जाएगा। ये अपने सीमा, जो उनके क्षेत्र की सीमा है, इस सीमा से बाहर नहीं जाएगा। ये इनकी जो रिवोल्ट इनकी एक प्रकृति होगी, जिसके कारण अंग्रेजों को इस ऐसे विद्रोहों का दमन करना बड़ा ही आसान था, बड़ी आसानी होती थी अंग्रेजों को दमन करने में ऐसे विद्रोहों को। ये पहली फीचर हो गई क्या, कि इनके जो विद्रोह थे लोकल हुआ करते थे, स्थानीय हुआ करते थे। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी एक प्रमुख विशेषता है कि इनके विद्रोह में हिंसा होती थी, यानी ये विद्रोह क्या है, ये हिंसक है, ये विद्रोह शांतिपूर्ण नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर हिंसक विद्रोह हो रहे हैं। तीसरा, ये विद्रोह किनके खिलाफ होगा, ये दीकुओं को खिलाफ होगा। दीकू जो हमने बताया, ये दीकुओं के विरुद्ध होगा। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें। चौथा चीज आप जानिए, अच्छा दीकू में शामिल कौन नहीं होगा, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से हम बता दें कि जो दीकू होंगे उनमें कौन शामिल है, कौन शामिल होगा ये तो आपको बताया मैंने 3-4 पॉइंट, लेकिन कौन नहीं होगा ये आप ध्यान रखिएगा। नाई जो गरीब है, धोबी गरीब पर इसमें शामिल नहीं होगा, धोबी, दुकानदार छोटे रूप में, किसान आसपास के क्षेत्रों में जो, और जो उनके बाजार में जो वन उत्पाद लेने वाले थे, ये लोग उनके दीकू जो कॉन्सेप्ट है उनमें शामिल नहीं है। कौन शामिल है, हमने बताया महाजन, सूदखोर, बड़े बड़े व्यापारी, अंग्रेज, जमींदार, ये लोग क्या है, ये लोग दीकू की श्रेणी में आ रहे हैं। तो ये जो विद्रोह होंगे ये किनके विरुद्ध होगा, ये दीकुओं के खिलाफ होगा। ये हमारा चौथा पॉइंट था। आइए पांचवें पॉइंट पर नंबर 5 की बात करें कि ऐसा पांचवा कौन सा इनका जो नेचर था जो आपको देखेंगे कि इनके जो लीडरशिप थी, इनका जो नेतृत्व था, ये नेतृत्व इनके कोई उन्हीं की जो समूह है, जो ट्राइब्स है, उन्हीं में से कोई एक कर रहा था, यानी कोई बाहरी नेतृत्व करता इनके पास नहीं था। और नंबर 6 क्या फैक्टर है, नंबर 6 इनका फैक्टर नहीं बल्कि नेचर क्या है, नंबर 6वां जो इनका स्वभाव है इस विद्रोह का, कि आप देखेंगे इन पर धर्म, तंत्र मंत्र, तो टोटका, इस सब का प्रभाव बहुत अधिक है, इन सब का प्रभाव बहुत अधिक है, बहुत बड़े रूप में प्रभाव है। आप देखेंगे जब मुंडा विद्रोह हो रहा है तो मुंडा की कहानी मिलती है कि जो मुंडा है वो कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूँ, भगवान राम का अवतार हूँ, और जब मैं अंग्रेजों को एक तीर से मारूंगा तो अंग्रेजों को जो सामने जब जाएंगे तो इन तीरों में कई तीर निकलेंगे और 100 तीरों के साथ अंग्रेजों का सामने मृत्यु हो जाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा मान रहे हैं, ऐसा करके वो उनसे लड़ रहे हैं। एक बार जो मुंडा है रात में स्वप्न देखते हैं कि हमारे अंदर देवता का वास हो गया है, और जब भी हम युद्ध के मैदान में जाएंगे, अगर हम फरसे से मारेंगे तो फरसा 2 रूपों में जाके लगेगा, 2 भागों में बंटकर जाएगा, 2 फरसा हो जाएगा लगेगा। अगर हम तीर मारते हैं तो एक तीर 4-5 तीरों में बट जाएगी और कई अंग्रेजों को लगेगी। ये ठीक ऐसे ही जो रामायण मूवी आप देखते हैं, जो रामायण सीरियल देखते हैं, कुछ उसी तरह से इनका कॉन्सेप्ट था। तो ये जो आपको बताया यहाँ धर्म का प्रभाव आपको ज्यादा दिख रहा है, जबकि जब ये युद्ध लड़ने जाते थे वास्तव रूप में ऐसा नहीं हो रहा था, और इस वजह से आप देखेंगे इनकी पराजय बड़ी बुरी, बड़ी जल्दी इनका नमन कर देते हैं लोग। अब ये स्वरूप था। अब तक हमने क्या क्या बात की ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में, हमने बात की इनका जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रो के बारे में बात की। उसके अलावा हमने क्या बात की, हमने बात किया कि रिवोल्ट के कारण कौन से थे, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से रिवोल्ट हुए। उसके बाद हमने क्या बात की, इनके नेचर की बात की हमने कि जो रिवोल्ट थे इनका स्वभाव कैसा था, इनका स्वरूप कैसा था। अब चौथा फैक्टर हमारा और अंतिम फैक्टर है कि कुछ प्रमुख जो रिवोल्ट हैं उनकी हम बात करें। तो आइए कुछ प्रमुख रिवोल्ट की हम बात करते हैं।
ध्यान रखिएगा, जब हम रिवोल्ट की आपसे चर्चा करेंगे, एक एक रिवोल्ट को उठाएंगे, तो उस रिवोल्ट में जो हम सन बताएंगे आप उनका एक क्रम याद करते चलिएगा, क्योंकि आजकल एग्जामों में प्रश्नों की प्रकृति बदल गई है। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न न मिलकर आपको क्रम बनाने से लेकर प्रश्न आ रहे हैं। ये पैटर्न केवल यूपीएससी ही नहीं ले रही है, यूपीएससी के अलावा ये यूपी पीसीएस और यानी यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, बीपीएससी, इन सब में इन पैटर्न को दोहराया जा रहा है। तो आप बुद्धिजीवी हैं, आप अनुभवी हैं, आप संघर्ष के लिए तैयार हैं, तो क्यों ना ही हम पूरी तरह से तैयार रहें। देखिए, ये बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। पूर्वजों ने कहा है कि अगर आप शेर का शिकार करने जा रहे हैं तो हथियार बकरी मारने वाला मत ले जाइए। आपके पास अगर शेर का शिकार करना है तो शेर को मारने वाला ही अस्त्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप शिकार में शिकारी बन पाएंगे, नहीं तो खुद शिकार हो जाएंगे। वही आपको यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप यूपीएससी, अगर आप पीसीएस और यूपीएससी आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप एसएससी बैंक के स्तर के नॉलेज मत रखिए और उनके पैटर्न को फॉलो मत कीजिए। आप उनके पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो आपसे यूपीएससी तो दूर की बात रही, आपसे पीसीएस और स्टेट पीसीएस भी आपके लिए पहाड़ साबित हो सकता है। ऐसे में आपको उनके पैटर्न को, उनके प्रतिरूप को समझना होगा कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो आइए अब हम बात, चूँकि हम अगर जनजातीय विद्रोह की बात कर रहे हैं तो ये उनका फेवरेट एरिया है। क्यों? अगर आप देखेंगे तो जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उसमें केवल पूछ लिया जाता है कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, आगे स्किप करके आगे निकल गए। लेकिन अगर आप देखिए जो यूपीएससी है, जो यूपी पीसीएस है, संथाल विद्रोह के आगे आपको सन दे देगा, फिर मुंडा विद्रोह के आगे सन दे देगा, और उसके बाद पूछेगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 4 ऑप्शन देने के बाद। तो या फिर कहेगा कौन सा इसमें जो आप अरेंजमेंट में बैठाइए, कौन सा पहले हुआ कौन से बाद में। तो अगर आपके पास इतनी स्ट्रेटजिक रूप से प्रश्न बनाए जा रहे हैं तो आपकी तैयारी भी उसी अनुसार होनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। आपसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन यही हमारे अनुसार हमें लगता है कि ऐसा करें। हो सकता है आपको कुछ और लग रहा हो। आइए हम बात करते हैं इंडिविजुअल एक एक विद्रोह पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कोल विद्रोह पर। कोल विद्रोह का पहले आप क्षेत्र जान लें कौन सा है। क्षेत्र आपको बता दें, क्षेत्र वही है कि छोटा नागपुर वाला हिस्सा। क्षेत्र कौन सा है? कोल विद्रोह का छोटा नागपुर का हिस्सा। समय क्या है? 1820 में ये विद्रोह शुरू होता है और चलता है 1836 तक। काफी लंबा समय लगता है, 16 सालों तक छिटपुट रूप में विद्रोह चलता रहता है। और इस विद्रोह का कारण क्या था? तो कारण की अगर हम बात करें तो कारण था वही जो 4 कारण बताए थे, उनमें से एक झूम कृषि पर रोक। अंग्रेजों ने झूम कृषि पर रोक लगा दी थी, ये उसका कारण था। यानी अगर इस अनुसार भी देखें कि अंग्रेजों द्वारा लाया गया वन कानून ही इसका एक कारण था। अच्छा, अगला बात क्या करेंगे, इस जो विद्रोह हुआ इनका नेतृत्व किसने किया, लीडरशिप किसने की? तो इसके नेतृत्वकर्ता का नाम है सुरगा। नाम देखिएगा, 2 नेतृत्वकर्ता आपको मिलेंगे यहाँ पर, आपको दूसरे कलर से दिखाते हैं। एक का नाम है सुरगा और दूसरे लीडर का नाम है सिगराय। ये 2 आपको नेतृत्वकर्ता मिलेंगे, सुरगा और सिगराय। ये दोनों ने नेतृत्व किया था किस किस विद्रोह का? कोल विद्रोह का। कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर के पठार में। कब हो रहा है? 1820 के आसपास के क्षेत्र में। और यही छोटे नागपुर के आसपास के ही क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही एक विद्रोह और हो रहा है, उसका भी समय इसी के आसपास है। 1820 से लेकर 22 के बीच में हो रहा है, उसका नाम है हो विद्रोह। यह भी एक जनजातीय विद्रोह है। अच्छा, हो विद्रोह की क्या विशेषता है? ये किस कारण से हुआ था? इसका भी फैक्टर सेम है, बशर्ते अंतर क्या है कि इस क्षेत्र की जो कोल जनजाति थी, इन्होंने जब विद्रोह किया तो उसे कोल विद्रोह के नाम से जानते हैं, और इस क्षेत्र में जो हो जनजाति है उन्होंने जब विद्रोह किया तो उसे हो के नाम से जानते हैं। दोनों का टाइम पीरियड एकदम बिल्कुल सेम है। 1820 में स्टार्ट हुआ दोनों, और 1822 तक चला हो विद्रोह, और 1836 से चला कोल विद्रोह। दोनों का कारण क्या है?
दोनों का कारण है झूम कृषि पर रोक। यानी अंग्रेजों ने जो झूम कृषि पर रोक लगा दी, ये उसका फैक्टर होता है, कारण होता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज थी। यानी यहाँ पर लीडर की बात करें तो यहाँ पर हो पर कोई महत्वपूर्ण विशेष लीडर का नाम नहीं मिलता है, अतः इसको जानना आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। कहीं कहीं आपको केवल उस विद्रोह का नाम बता देंगे, किस क्षेत्र में हुआ, समय बताने की तरह ही आपको ये जानना महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए, दो विद्रोह हमने आपसे चर्चा की, दोनों कहाँ हैं? छोटा नागपुर के या पठार के आसपास के क्षेत्र में। पहला हमने बात की आपसे कोल, दूसरी हमारी बात हुई आपसे कौन सा? हो। ये दो विद्रोह की हमने आपसे बात की और दोनों, एक कोल जनजाति ने किया था, एक हो ने, और दोनों स्टार्ट हो रहे 1820 में। अब आइए यहाँ से अगले विद्रोह की बात करते हैं। अगला विद्रोह है कछार विद्रोह। हम एक सीक्वेंस में ही चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एरिया के अनुसार नहीं कर रहे हैं, एक सीक्वेंस के अनुसार में कर रहे हैं, कौन पहले हो रहा है कौन उसके बाद में। अब देखिए, कछार विद्रोह हो रहा 1822 में। 1820 में जो विद्रोह शुरू हुए उनकी हमने बात की, 21 में कोई खास विद्रोह हमें नजर नहीं आए, 22 में हो रहा है कछार विद्रोह। कछार विद्रोह कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में। नागालैंड मैप में आपको दिखा दें, आप देखिए, ये है नागालैंड, ये यहाँ पर आपको पता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर और यहाँ पर आपका मिजोरम। ओके, एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ के स्टेट आपके जानने महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपको घूम फिर के आ सकते हैं। ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे आपको मिलेगा नागालैंड, नागालैंड के नीचे मिलेगा आपका मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिलेगा आपका मिजोरम, ये आपका है त्रिपुरा, ये आपका है मेघालय, और बीच में ये जो कुल्हाड़ी के टाइप बच रहा है ये आपका असम। ओके, ये आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं। अब देखिए कहाँ पे हो रहा है ये विद्रोह? 1822 में कछार, ये हो रहा है नागालैंड में। केवल आपको इतना ही जानना है कि नागालैंड की जनजातियां, जो कछार नामक जनजाति है, उन्होंने एक विद्रोह किया था जिसे कछार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पूर्वोत्तर की कई जनजातियां हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे, जैसे कुकी हो गई, और भी कई सारी जनजाति है, खासी हो गई, जयंतिया हो गई, ये सब जो मेघालय की हैं, कुछ मणिपुर की हैं, तो इनकी हम बात करेंगे आपसे। अब आगे आइए, कछार विद्रोह कहाँ हुआ? पूर्वोत्तर भारत का विद्रोह था। इसके बाद आपको पता है अहोम, अहोम विद्रोह का टाइम पीरियड क्या है? जी हाँ, बिल्कुल टाइम पीरियड जानना महत्वपूर्ण है। ये 1828 में हो रहा है, 1828 में विद्रोह हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है असम में। असम कहाँ है? असम आपको मैप में दिखा देते हैं, रेड पेन से दिखाएंगे, ये रहा, ये आपका असम राज्य है। यहाँ पर ये विद्रोह हो रहा है। कौन सा विद्रोह है? इसका नाम है अहोम। समय क्या है? समय है 1828। 1828 में अहोम विद्रोह हो रहा है और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, यहाँ पर नेतृत्वकर्ता का नाम मिलता है गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर इस विद्रोह के लीडर थे। आइए, अब तक हमने 4 विद्रोहों की बात की, चारों का सीक्वेंस एक बार जल्दी से बहुत तेजी से देखेंगे, उसके बाद 4-5 प्रमुख विद्रोह और बच रहे हैं, उनके भी हम आपसे चर्चा कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने बात की आपसे कोल विद्रोह की, उसके बाद हमने आपसे बात की हो विद्रोह की। ये दोनों विद्रोह छोटा नागपुर के पठार के आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे हैं। उस समय है 1820, दोनों का कारण था झूम कृषि पर रोक। उसके बाद 1822 में हो रहा है कछार विद्रोह। कहाँ हो रहा है? नागालैंड में। इसके बाद चौथा विद्रोह हमने आपसे बात की थी अहोम, ये कहाँ हो रहा है? असम में। 2 पूर्वोत्तर भारत के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, और 2 छोटा नागपुर के पठार के हैं। ठीक है, और इतनी बात हमारी हो गई। अब एक महत्वपूर्ण विद्रोह की हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, जो यूपीपीसीएस में अक्सर क्या हमेशा उस विद्रोह से रिलेटेड जोड़ के प्रश्न तो आते ही आते हैं, डायरेक्ट ना आए। उस विद्रोह का नाम है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, ये विद्रोह हुआ कब था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और इसका कारण क्या था, इन्हीं बिंदुओं पे आज हम इस पर बात करेंगे। तो संथाल विद्रोह का आपको पहले एरिया दिखा देते हैं। ये देखिए,
आपको मैप में दिख रहा है कि संथाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये देखें आपके उड़ीसा वाले क्षेत्र में मिलेंगे, आपको ये बिहार वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी दिखाई पड़ेंगे, आपको यहाँ पे कलकत्ता यानी जो वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है यहाँ पर मिलेंगे। तो ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो रहा है, इन क्षेत्रों पर जो संथाल हैं ये क्षेत्र पाए जाएंगे। यानी ये क्षेत्र कौन है, आप देखिए तो इस क्षेत्र में आपको मिलेगी क्या, राजमहल की पहाड़ी। यानी जो राजमहल की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, जो भागलपुर वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाई जाती है संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति, इस संथाल जनजाति के लिए क्या जानकारी हमें महत्वपूर्ण हो सकती है। संथाल जनजाति के लिए हमें जानना है कि इसका टाइम पीरियड क्या है। आपने इसकी लोकेशन देख ली, लोकेशन हमने क्यों दिखाई, जिससे आपको पता चल सके कि ये संथाल जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। बिहार यानी जो झारखंड वाला हिस्सा है वहाँ पर भी कुछ पाई जाएगी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये आपके उसके क्षेत्र हैं। आइए अब हम बात करते हैं आपसे उसी बिंदु पर जहाँ पे हम संथाल पे बात कर रहे हैं। संथाल का टाइम पीरियड है 1855 और 56 के बीच में हो रहा है। पहली बात हमने डिस्कस की कि टाइम पीरियड क्या है। दूसरी चीज ये इसका लोकेशन क्या है। लोकेशन हमने बताया कि राजमहल की पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। और कारण क्या था, कारण की बात करें, कारण था सरकार व जो गवर्नमेंट है और जो महाजन है, इन महाजनों के प्रति इनका जो शोषण हुआ, इसके कारण से ये विद्रोह यहाँ पर करते हैं संथाल। किसकी वजह से हो रहा है कि जो शोषण जो है, शोषण के कारण जो इनका शोषण कर रहे हैं, इस शोषण की वजह से इन्होंने विद्रोह किया था। अब संथाल विद्रोह के बारे में हमने क्या क्या बात कर ली। हमने बात की टाइम 1855 से लेकर 56 के बीच में, लोकेशन राजमहल की पहाड़ी के आसपास, कारण है सरकार और महाजनों के द्वारा शोषण। अब हमें बात करनी है कि नेतृत्वकर्ता कौन था, कि लीडर कौन थे। आपको उन दोनों जो दो लीडर यहाँ पे मिलते हैं, उन दोनों लीडर के चित्र आपके सामने दिखा हुआ है। ये है उन दोनों लीडर का चित्र, ये है संथाल विद्रोह के दो लीडर का नाम मिलता है और दोनों का चित्र आपके सामने है। ये हालांकि ये रियल चित्र नहीं है, पेंटिंग है। एक का नाम है, जो पहला आपको दिख रहा है, इनका नाम है सिद्धो, और दूसरे का नाम है कान्हो। सिद्धो और कान्हो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कौन सा, संथाल। याद है एकदम स्पष्ट, लीडर का नाम याद कर लीजिएगा। सिद्धो और कान्हो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कौन सा, संथाल का। हुआ था 1856 में राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में, और किसके विरोध में, सरकार और महाजनों के शोषण के विरोध में। इतनी बातें अगर स्पष्ट है तो आइए फिर यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे हम चलें आपसे तो अगले विद्रोह की बात करेंगे, मुंडा विद्रोह की। मुंडा विद्रोह जो हुआ उसका क्षेत्र क्या है, इसको हम और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ का जो नेतृत्व करता था उसका नाम पहले आपको बता दें, उसका नाम था बिरसा मुंडा। ये बड़ा ही युवा और ओजस्वी व्यक्ति था। इसने अपने प्रभाव से पूरे मुंडा जनजाति को प्रभावित करने के सिवा अंग्रेजों को भी एक टक्कर दी थी। ये इसकी आयु बड़ी ही कम थी, तो बिरसा मुंडा का पहले आपको हम चित्र दिखाएंगे और उससे आपको चीज़ें कुछ स्पष्ट होंगी। ये है बिरसा मुंडा। इन्हें एक मशहूर नाम इनको बोलते हैं, इनका नाम है धरती के बाबा के नाम से जाना जाता है, या धरती बाबा के नाम से बिरसा मुंडा को पुकारा जाता है। ये क्यों पुकारा जाता है और कहाँ का, ये छोटा नागपुर के हिस्सा जो है, जो आपको हमने मैप में दिखाया था, उसी हिस्से में इनका जन्म होता है और उसी हिस्से में मुंडा जनजाति पाई जाती है। और आप देखेंगे इनका जो जन्म होता है, इनके थोड़े जन्म के बारे में डिटेल बात कर लें, कब हो रहा है, सन आप याद रखिएगा। इनका जन्म हो रहा है 1875 में। तारीख अगर चाहिए तो 15 नवंबर 1875, और इनकी मृत्यु हो रही है 9 जून 1900 को। हम इतना क्यों बता दे रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी चीज़ें लिखी गई हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी हम पूरी कवर कर रहे हैं, आप इसकी चिंता ना करें। अब देखिए, ये है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हो रहा है, 1900 में इनकी मृत्यु हो रही है। और जैसे ही इनकी मृत्यु हो रही है, इनका जो द्वारा जो बिरसा विद्रोह था पूरी तरह से समाप्त हो जा रहा है। लेकिन इनकी मृत्यु के बारे में भी थोड़ी सी कहानी है।
छोटी सी कहानी है, कहानी तो हम कहेंगे नहीं, बस आपको एक हिंट देंगे। जब ये बिरसा मुंडा का जब विद्रोह करते हैं, समय क्या होता है पहले समय जान लें। अच्छा, पहले विद्रोह की डिटेल कर लें। जो ये विद्रोह हुआ था ये हो रहा है 1899 से लेकर 1900 के बीच में। समय है 1899 से लेकर 1900 के बीच में। कारण क्या है? कर माफी को लेकर आंदोलन हुआ था। किस चीज की कर माफी? वही लगान, और क्या। ठीक है। दूसरी चीज, इसका एक अन्य नाम है, इसे उल्गुलान के नाम से भी जानते हैं। इस विद्रोह को उल्गुलान के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने, जिसको हमने बताया। आपको पहले एक कहानी हमने बताई थी, एक छोटी सी, कि एक इन्हें स्वप्न देखा कि इनके अंदर देवत्व का वास हो गया है, और एक तीर से अगर मारेंगे अंग्रेजों को तो एक तीर कई, चूंकि नेक काम करेंगे तो एक तीर कई तीरों में बट जाएगी और कई सारे अंग्रेज मारे जाएंगे। ये कहानी जुड़ी हुई थी बिरसा मुंडा से। अब इसके बाद बिरसा मुंडा का जन्म हमने बताया कि छोटा नागपुर के हिस्से में हो रहा है। जैसे इन्होंने विद्रोह किया, अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया, उठा कर ले आकर जेल में बंद कर दिया, और जेल में इन्हें स्लो पॉइजन दे दिया कि धीरे धीरे उस पॉइजन को खाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कहानी मुन्ना विद्रोह की। समय हमने बता दिया, ध्यान रखिएगा, 1899 से लेकर 1900 के मध्य है। उसके बाद एक विद्रोह हो रहा है, भील विद्रोह। कौन सा? भील विद्रोह। कहाँ पे हो रहा है? ये भील विद्रोह हो रहा है राजस्थान में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्वकर्ता का नाम है सेवाराम। सेवाराम ने इसका नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, अब तक हमने बात की आपसे एक संथाल की, मुंडा की और भील की। उसके पहले हमने बात की थी आपसे कोल की, हो की, अहोम की, कछार की। अब आइए फिर आगे इस बात कर लें। एक महत्वपूर्ण विद्रोह और है। देखिए यहाँ पे हमने भील की बात कर ली, हमने आपसे मुंडा हो की बात कर ली, संथाल की बात कर ली, अहोम की बात कर ली, नागा की बात कर ली। अब एक विद्रोह है दक्षिण भारत का, जिसका नाम था रंपा गुडप्पा विद्रोह। इसकी बात कर लें। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? रंपा गुडप्पा विद्रोह इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि आप पहले इनका इमेज देखें। इसका लीडर कौन है? इनका लीडर का नाम है अलारी सीताराम राजू। अलारी सीताराम राजू ये इसके लीडर थे, और ये दक्षिण भारत का विद्रोह है। क्योंकि जो अधिकतर विद्रोह हो रहे हैं वो उत्तर भारत या पूर्वी भारत में सीमित है, और ये रंपा गुडप्पा जो विद्रोह है ये आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जो दक्षिण भारत में स्थित है। इसलिए इसकी स्थिति के कारण ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये पहला कारण है। दूसरा कारण, इस विद्रोह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका टाइम पीरियड बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये हो रहा है 1921 से लेकर 1922 के बीच में, और ये समय था भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था असहयोग का। जब महात्मा गांधी पूरे भारत में घूम घूम कर नंगे पांव असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो ये समय था कौन सा? ये समय था आपका गांधी का, और उस समय एक विद्रोह हो रहा है जिसका नाम था रंपा गुडप्पा विद्रोह। इतनी बातें स्पष्ट हमने। अब देखिए इस विद्रोह का समय क्या बता दिया। फिर 1921 से लेकर 22 के बीच में। लोकेशन क्या है? आंध्र प्रदेश है। कारण क्या था? सरकार की वन नीति के विरोध था ये, और नेतृत्व हमने बता दिया कि अलारी सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व किया था। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विद्रोह और हमारे सामने आता है जिसका नाम है नागा विद्रोह। नागा विद्रोह आपको जानना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि नागा विद्रोह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। देखिए एक इमेज हमने आपको नागालैंड की दी है, और इसके क्षेत्र में आप पाए जाएंगे आपको नागा जनजाति मिलेंगे, नागा जनजाति आपको मिलेंगी, और ये पूरा क्षेत्र है नागा ट्राइब का, आपको दिख रहा है मैप में। अब देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के भी हिस्से में है, आपको मणिपुर के भी हिस्से में है, आपके असम के तटवर्ती क्षेत्रों में भी ये फैली है नागा जनजाति। तो जो नागा जनजाति है इन्होंने 1930 और 34 के आसपास विद्रोह किया, और ये विद्रोह जब हो रहा था तो ये नागालैंड में हुआ था, और ये जब भारत में इस समय एक और आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था इस विद्रोह के समय, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा। अतः यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है
जितना रंपा गुडप्पा था, क्योंकि सहयोग आंदोलन के समय चला था, और नागा विद्रोह आपका चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय विद्रोह को लीड कर रहे थे, लीडरशिप इनके जिनके हाथ में थी, उनका नाम था जदो नागा। जदो नागा इस विद्रोह को लीड कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ा और इन्हें फांसी पर लटका दिया। तो इनके पास एक पुत्री थी जिसकी उम्र उस समय जब उनके फांसी दी गई तो केवल 17 वर्ष की थी, और उन पुत्री का आपको इमेज दिखाएंगे, ये है। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था गोंडेल्यू। गोंडेल्यू ये नाम था। इन्होंने नेतृत्व को संभाला, जो नागा विद्रोह है उनकी नेतृत्व को इन्होंने उठाया और इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। उस समय इनकी उम्र कितनी है? 17 वर्ष। और आप देखेंगे अंग्रेजों ने इन्हें 1934 में उठाकर इन्हें जेल में बंद कर देते हैं, और जेल में बंद करते हैं। ये कैद रहती है 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक ये जेल में सड़ी रहती हैं, जेल में बंद रहती हैं, और आज़ादी के बाद ये जेल से बाहर आती हैं। और इन्हें जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। उन्होंने कहा कि ये नागालैंड की जो रानी गोंडेल्यू है, ये रानी है, रानी इन्हें रानी की उपाधि दी थी। और जो नागालैंड के लोग हैं इन्हें एक उपनाम से जानते हैं, जिनका नाम था रानी नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई, यानी ये नागालैंड की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जानी जाती है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ याद रखना होगी, इन्हें रानी की उपाधि किसने दिया था? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी चीज़ आपको जानना है कि इन्हें 1982 में आकर पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है, और बिरसा मुंडा एक पुरस्कार होता है जो जनजाति लोगों में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। 1996 में बिरसा मुंडा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है जब तक कि जो जन्म इनकी मृत्यु होती है, 1915 में इनका जन्म है, और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1993 में आकर इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी किसकी? ट्राइबल रिवोल्ट की। तो आइए इतनी की पूरी की पीपीटी देखते हैं। देखिए, जनजातीय विद्रोह के बारे में हमने बताया कि हम बात करेंगे सामान्य परिचय पर, कारण पर, प्रकृति पर और प्रमुख विद्रोह पर। जनजातीय विद्रोह के आगे हमने बताया क्या कि इस विद्रोह का कारण क्या था? सरकार तथा वन कानून। कौन से इसमें दो प्रमुख प्रावधान थे? झूम कृषि पर रोक, वन उत्पाद पर रोक, वन उत्पाद संग्रहण पर रोक, और जनजातियों को लगाना अधिक, और व्यापारी, सूदखोर और जो महाजन थे इनके द्वारा शोषण करवाना, ईसाइयों द्वारा जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना। स्वरूप क्या था? स्थानीय था, लोकल था, अखिल भारतीय नहीं है। हिंसक विद्रोह हुआ करते थे, दीकुओं के विरुद्ध था, नाई धोबी जो लोकल लोग थे, जो स्थानीय जो गरीब लोग थे, इनके विरुद्ध ये नहीं लड़ते थे, या इनके विरुद्ध ये विद्रोह नहीं था। आगे आप देखें तो ये धर्म और तंत्र मंत्र, जादू टोना यहाँ पर अधिक प्रभावी होता है, और जो बाहरी नेतृत्व का अभाव यहाँ पर है, यहाँ पर लोकल नेतृत्व ही उठा रहे हैं। अब एक विद्रोह हमने उठाया था, कोल विद्रोह हमने बताया था 1820 से लेकर 36 में हुआ। हो विद्रोह भी हमने बताया था 1820 से लेकर 22 में हुआ। दोनों का स्थान समान है, क्या? छोटा नागपुर का पठार। दोनों का कारण समान है, झूम कृषि पर रोक, और नेतृत्व है जो कोल विद्रोह है, सुरगा और सिद्धराय ने इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद हमने बताया था कछार विद्रोह 1822 में हो रहा है नागालैंड की जनजातियों के द्वारा। अहोम विद्रोह हमने बताया 1828 में हो रहा है असम में, और इसका नेतृत्व गोमदर कुंवर ने किया था। और बहुत ही महत्वपूर्ण हमने बताया था, जिसका यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन बनता है हर बार, संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है, और इसके ईयर को लेके ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसका जो क्षेत्र है भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र है। इसका नेतृत्व सिंधु और कान्हो ने किया था, और जिस कारण हुआ था सरकार और महाजनों के द्वारा जो शोषण था उसके विरुद्ध में ये विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह की हमने चर्चा की। मुंडा के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया कि मुंडा क्या है, और धरती के बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। अंग्रेजों ने स्लो पॉइजन दिया था। मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था 1899 में और समाप्त हुआ था 1900 में जाकर। केवल 1-1.5 साल का विद्रोह था, और ये हो रहा था झारखंड के छोटा नागपुर के पठार के हिस्से में। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था।
75 में उनका जन्म होता है और 1900 में मारे जाते थे। मात्र 25 वर्ष की उम्र में ये इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस 25 वर्ष की उम्र में जब हम तैयारी करते हैं तब तक उन्होंने क्रांति की थी। और इसे एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है उलगुलान। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मुंडा विद्रोह तक की कहानी। 2 विद्रोह और बचे हैं, रंपा गुडप्पा विद्रोह की भी हमें आपसे चर्चा करनी है। देखिए, एक भील विद्रोह है, 1914 और 15 के बीच में हो रहा है। ये समय है प्रथम विश्व युद्ध का। और ये विद्रोह कहाँ हो रहा है? ये विद्रोह हो रहा है राजस्थान में। इसका नेतृत्व कर रहे हैं सेवाराम। और एक विद्रोह हो रहा है रंपा गुडप्पा, ये हो रहा है साउथ इंडिया में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व कर रहे थे अलारी सीताराम राजू। और ये क्यों हो रहा था? सरकार के खिलाफ वन नीति के विरुद्ध ये कानून जो लाई थी उसके विरुद्ध हो रहा था। जो स्थान था ये था आंध्र प्रदेश और समय था 1921 से लेकर 22। और इस समय जो समकालीन भारत था वहाँ पर असहयोग आंदोलन गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था। नागा विद्रोह हो रहा है 1930 से लेकर 34 में। इस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा है। गांधी के द्वारा जो दूसरा मोमेंट था बड़ा, वो चलाया जा रहा था और इसका नेतृत्व कर रही थी जंतो गदा और क्षेत्र था नागालैंड। जब जंतो गदा को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, उसके बाद उनको नेतृत्व को संभाला उनकी पुत्री 17 वर्षीय रानी गंडेलियो ने। और आज़ादी तक इन्हें जेल में अंग्रेजों ने कैद रखा और इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। और इन्हें आपको हमने बताया नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इतनी बातें हमने की। अब हमें आपसे बात करनी है, क्योंकि समय तो काफ़ी हो चुका है, लगभग 45-46 मिनट की क्लास हो चुकी है। लेकिन फिर भी आपसे 15 मिनट का टाइम फिर मांगेंगे आपसे हम कि 15 मिनट और सब्र रखिए, थोड़ी सी क्लास और आगे बढ़ाई जाए, जिससे हम एक जो प्रेजेंट जो किसान विद्रोह है उसको हम डिस्कस कर सकें। किसान विद्रोह में टॉपिक बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, वहाँ पे हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, सीक्वेंस बहुत ही ज़रूरी है, कौन सा पहले हो रहा है कौन सा बाद में। थोड़ी सी जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, कुछ टॉपिक कुछ चीज़ें आपको जो एडिशनल होगी कम बताएंगे, जो महत्वपूर्ण होगी केवल वही आपको देते हैं। देखिए, किसान विद्रोह चर्चा करते समय हम पहले बात करेंगे कारण पर, दूसरी हम बात करेंगे स्वरूप पर, और तीसरे हम बात करेंगे प्रमुख विद्रोह पर। सबसे पहले अगर विद्रोह की बात करें तो आप देख लीजिए, कूका विद्रोह जो हो रहा है ये हो रहा है पंजाब के क्षेत्र में। आप देखिए, नील विद्रोह हो रहा है वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में। पावना विद्रोह भी आप देखेंगे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में हो रहा है। आप देखेंगे मोपला ये केरल के क्षेत्र में हो रहा है। आप देखिए दक्कन ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में हो रहा है। 3-5 विद्रोहों को स्पेशली हम बहुत ही डिटेल में आपको दिखाएंगे, आप उनको देखिए। उसके अलावा भी हम बात करेंगे कुछ ऐसे विद्रोह की जिन्हें आपको जानना होगा, जैसे फड़के का विद्रोह भी होगा, उनके बारे में हम एक रेफरेंस जरूर देंगे। तो देखिए, अच्छा, विद्रोह का कारण क्या था? कारण जाने। कारण वही है भू राजस्व की नीतियां, किसानों का शोषण, कृषि का वाणिज्यीकरण, हमने जो आपको पहले बताया, और सूदखोरी की घटना। देखिए, भू राजस्व के 3 नीतियां लेकर आए थे। ये तीनों नीतियां भू राजस्व का कारण बनी थी 1857 की क्रांति का भी। कृषि का जो वाणिज्यीकरण था ये भी 1857 की क्रांति का कारण बना था। सूदखोरों का जो सूदखोरी घटना थी ये भी 1857 की क्रांति। यानी इस विद्रोह की जो चीज़ें हैं वो कॉमन फैक्टर हो रही हैं 1857 की क्रांति में, आपके साथ चीज़ें जुड़ी हुई मिलेंगी। अब इस विद्रोह का स्वरूप क्या है? इस विद्रोह के स्वरूप यह भी एक लोकल विद्रोह होगा, ये भी अखिल भारतीय नहीं होगा। नेतृत्व यहाँ पर भी बहुत ही कमज़ोर होगा और कोई व्यापक नेतृत्व नहीं होगा। यहाँ पर असंगठित होंगे, ये संगठन में नहीं होंगे और कोई विशेष बदलाव की मांग नहीं होगी, केवल कर को छूट की मांग करेंगे यहाँ पे कि आप टैक्स कम लें। तो आइए, इसके बाद आप देखिए कि ये एक विद्रोह है जो इस आपको हमने कारण बताया, स्वरूप बताया। इसके बाद ये विद्रोह की बात करेंगे तो यह है नील विद्रोह की हम आपसे चर्चा करेंगे। नील विद्रोह हुआ था 1859 से लेकर 60 के बीच में। इसका कारण क्या था? नील की खेती। इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था जो पश्चिम बंगाल है, वहां पर एक गांव है गोविंदपुर। वहां पर एक गांव है गोविंदपुर। गोविंदपुर से ये प्रारंभ होता है। क्यों? जो नील की व्यवस्था है उसके विरुद्ध में ये हुआ था। पहली बार, नील जब किसानों से उगाया जाता था तो उसका ये उचित मूल्य नहीं दे रहे थे। दूसरी कि बलपूर्वक उसे उगाने के लिए कह रहे थे, तो किसानों ने इसके लिए विद्रोह किया। और विद्रोह किसके नेतृत्व में हो रहा है? विद्रोह के नेतृत्व करता है विष्णु विश्वास।
दो नाम मिलेगा, एक मिलेगा आपका विष्णु विश्वास और दूसरा मिलेगा दिगंबर विश्वास। ये दो नाम आपको वहां पर मिल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है, आपको यहाँ पे जानना है कि यह विद्रोह पूर्णतः अहिंसक है। ये आपको जानना होगा। यहाँ पर इस विद्रोह में कोई हिंसा नहीं होती है, खासकर किसानों की तरफ से। अब तक जितने विद्रोह आपने देखे वहाँ पर कुछ ना कुछ हिंसाएं दिख रही थी, चाहे जनजाति हो या कोई, लेकिन ये विद्रोह पूर्णतः अहिंसक होगा। यहाँ पर हिंसा जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। अब देखिए, इस विद्रोह के बारे में हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने साथ दिया। ये दीनबंधु मित्र जो हैं उन्होंने अपनी एक नील दर्पण नामक एक नाटक लिखा। नील दर्पण नामक नाटक में उन्होंने इस विद्रोह की चर्चा की थी। और देखिए, हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट लिखते हैं, उसमें उन्होंने इस विद्रोह के मामले को उठाया था। दो बुद्धिजीवी कौन कौन? दीनबंधु मित्र नील दर्पण में इसकी चर्चा करते हैं और हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट में इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें आपके लिए शायद काफ़ी होंगी। इसके बाद यहाँ से जो अगली चीज़ हमें बात करनी थी वो आपसे बात करनी है पावना विद्रोह के बारे में। पावना विद्रोह की क्या विशेषता है? ये कहाँ हो रहा है? ये भी हो रहा है कहाँ पर? बंगाल के क्षेत्र में। हमने आपको यहाँ पर दिखाया था। ये कहाँ हो रहा है? ये भी बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र है। इसकी क्या विशेषता है? इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि जो लगान है, लगान में जो वृद्धि हो रही थी उसे कम किया जाए। ये आपको यहाँ पे जानना था। तो तीसरा हमारा महत्वपूर्ण जो विद्रोह है वो है कूका। कूका विद्रोह कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है पंजाब में। पंजाब के किसानों के द्वारा किया गया ये विद्रोह है। और कब हो रहा है? ये हो रहा है 1845 से लेकर 1872 के बीच में। और देखिए, 1845 से लेकर 1872 के बीच में कूका हो रहा है और इसके नेतृत्वकर्ता थे जिनका नाम था भगत जवाहर मल। इसके लीडर थे भगत जवाहर मल ने नेतृत्व किया था। अब तक हमने कितने विद्रोहों की यहाँ पे बात की? हमने आपसे बात की तीन प्रमुख विद्रोहों की। एक हमने बात की नील विद्रोह की जो 1859-60 में हुआ। दूसरी हमने बात की पावना विद्रोह के 1873 से 76 के बीच में हुआ। तीसरी हमने बात की कूका विद्रोह की जो 1845 से लेकर 72 के बीच में हो रहा है। और लीडर थे नील विद्रोह के, आपको बताया विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास। पावना विद्रोह के लीडर की कोई विशेष चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन जो आपको यहाँ पे जानना है कूका विद्रोह के जो लीडर हैं उनका नाम था भगत जवाहर मल। यहाँ तक चीज़ें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से आगे जाने की हमें अनुमति दें। अब देखिए, अब बात करेंगे आपसे हम 1875 में हो रहे दक्कन विद्रोह की। दक्कन विद्रोह की चर्चा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि दक्कन में भी आप देखेंगे कि वही सब फैक्टर कॉमन हैं जो अब तक चीज़ों में रहे। ये अहमदनगर जो पूना का हिस्सा है उस क्षेत्र में ये विद्रोह हो रहा है समय 1875। 1875 में ये विद्रोह हो रहा है और ये विद्रोह करता कौन है? ये किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह है और अंग्रेजों ने इसको दमन बहुत तीव्रता से करते हैं और जिसका परिणाम होता है कि विद्रोह काफ़ी जल्दी ही समाप्त हो जाता है। लेकिन आप एक चीज़ और देखें कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है इस विद्रोह का प्रारंभ कैसे होता है। यहाँ पर एक सूदखोर का नाम है कालूराम। कालूराम देशमुख एक महाजन था, एक सूदखोर था, जो एक किसान है बाबा साहब देशमुख। इनके जमीन पर ये कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के कारण यहाँ के किसानों ने, बाबा साहब जो देशमुख है इनके सपोर्टर किसानों ने एकाएक विद्रोह कर दिया और इसके साथ एक फैक्टर और था वाणिज्यीकरण। और जो कालूराम महाजन थे इनके पूरे लिखे जोखे जितने कागजात थे सब कागजात को आग में जला दिया, जिससे कोई लेखा जोखा ही हो ही ना और ये हमको पैसे भी ना देना पड़े। तो ये थी आपको इस विद्रोह का प्रारंभ की बात और ये विद्रोह इस वजह से 1875 में हो रहा है प्रारंभ। अब देखिए कि इसकी क्या विशेषता थी। इसकी विशेषता ये थी कि यहाँ पर हिंसा हो रही है क्योंकि दोनों के बीच में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको हमें बात करनी है मोपला विद्रोह की। लेकिन मोपला विद्रोह से पहले एक विद्रोह की और चर्चा करेंगे जिसका नाम है फड़के विद्रोह। ये भी हो रहा है कहाँ पर? ये भी हो रहा है यही महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ये हो रहा है कब?
1879 में, 1879 में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था बलवंत वासुदेव फड़के। ये नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो विद्रोह है, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था लेकिन दो भागों में चलने के कारण ये सबसे बाद तक चलता है, वो है मोपला। मोपला एक 19वीं सेंचुरी में हुआ था। जो 19वीं सेंचुरी में जो विद्रोह हुआ था वो 1836 में स्टार्ट होता है और 1854 तक चलता है। लेकिन इस विद्रोह में चीज़ें दोनों में समानता है। और दूसरा जो विद्रोह हो रहा है, ये विद्रोह हो रहा है 1921 के बीच में। 1920 और 22 में, अगर देखें 21 के बीच कहना उचित नहीं, 1920 से लेकर 22 के बीच में। देखिए इसमें एक फैक्टर आपको यहाँ समझना होगा। एक चीज़ यहाँ पे, एक छोटी सी चीज़ें हैं उसे आप देखिए कि यहाँ पर एक जो मोपला विद्रोह हो रहा है ये हो रहा है केरल में, केरल के मालाबार तट में। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। यहाँ पर जो जमींदार थे वो हिंदू थे। हिंदू में कौन? हिंदू में नपूंसरी ब्राह्मण और एक नायर ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण यहाँ के जमींदार थे। और यहाँ के जो किसान थे वो थे मुसलमान। और जब लगान को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हुआ, विद्रोह हुआ, तो धीरे धीरे ये इस विद्रोह ने सांप्रदायिकता का रूप ले लिया, सांप्रदायिकता का रूप अख्तियार कर लिया। और इस सांप्रदायिक विद्रोह को आप देखेंगे कि यह विद्रोह धीरे धीरे जब सांप्रदायिक हो रहा था, तो इस विद्रोह को जब 1921, 1920 और 22 के बीच में जब ये विद्रोह चल रहा था, तो आपको हमने बताया ये असहयोग आंदोलन का समय है। और ये असहयोग आंदोलन के समय दो विद्रोह आपको हमने चले, एक किसान विद्रोह था और एक विद्रोह और था जनजाति विद्रोह, जिसकी हमने आपसे चर्चा की है। अगर आपको यही हम बता दें, वह विद्रोह जो जनजाति था उसका नाम था रंपा कोडप्पा विद्रोह। अलारी सीताराम राजू के नेतृत्व में चल रहा था। और यहाँ पर मोपला विद्रोह भी इसी समय चल रहा है। कब? 1920 से लेकर 22 के बीच में। और ये समय था असहयोग आंदोलन का। और इसी वजह से जब ये आंदोलन ने सांप्रदायिकता का रुख अख्तियार कर लिया, तो महात्मा गांधी के साथ आप देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उनके साथ शौकत अली, ये तीन लोग इस क्षेत्र का मालाबार तट या जो मोपला क्षेत्र है, इस क्षेत्र का दौरा करते हैं। और यहाँ पर जो विद्रोह था सांप्रदायिकता के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हैं, जिससे सांप्रदायिकता को समाप्त किया जा सके और अंततः ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में जितनी बातें थी हमने ये कवर की। आइए उन सब की हम PDF देखते हैं, PPT देखते हैं। किसान विद्रोह के कारण स्वरूप और प्रमुख विद्रोहों की चर्चा हमें करनी है, जिसकी हमने आपसे एक मैप के थ्रू बात की। कारण हमने बताया भू राजस्व नीतियाँ हैं, अंग्रेजों किसानों का शोषण जो महाजनों और अंग्रेजों के द्वारा किया गया, कृषि का वाणिज्यीकरण जिसकी हमने डिटेल में बात की है, सूदखोरी की घटना बहुत सारी मिल रही थी। स्वरूप क्या था? क्षेत्रीय था। लोग जो नेतृत्व था बड़ा कमजोर हुआ करता था, जो इनका जो संगठन था असंगठित थे और बदलाव की मांग नहीं कर रहे थे, केवल लगान की छूट की मांग करते थे। इसमें हमने पहले बात की नील विद्रोह की, जो नील व्यवस्था के विद्रोह के विरुद्ध में लाया गया था। क्योंकि यहाँ पर दो समस्याएं थी, एक तो बलपूर्वक खेती करवाते थे, दूसरा उचित मूल्य नहीं दे रहे थे। और इस विद्रोह का प्रारंभ गोविंदपुर से हुआ था। नेतृत्व विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने दिया था। दो प्रमुख नाम आता है जो बुद्धिजीवी ने इस विद्रोह के बारे में लिखा। एक है दीनबंधु मित्र ने, जिन्होंने नील दर्पण नामक एक नाटक लिखा, उसमें इस विद्रोह की चर्चा की। दूसरा है हरिश्चंद्र मुखर्जी, और इन्होंने हिंदू पैट्रियोट में इस मामले को उठाया, जिसके बाद एक कमेटी बनी। कमेटी के बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया और मामला शांत हुआ। उसके बाद पावना विद्रोह होता है 1873-76 में, ये बंगाल में हो रहा है और इसका कारण था लगान में वृद्धि। कूका विद्रोह जो एक महत्वपूर्ण विद्रोह है, ये हो रहा है पंजाब के क्षेत्र में। और आप देखेंगे इसका समय 1845 से लेकर 1872। इसका जो नेतृत्व करता थे भगत जवाहर मल, इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद आपको हमने बताया दक्कन विद्रोह की चर्चा की, जो 1875 में हो रहा है पूना के क्षेत्र में। और इसका जो कारण था कालूराम देशमुख महाजन का बाबा साहब देशमुख की जमीन पर कब्जा कर लेना, और दूसरा कारण था वाणिज्यीकरण। इसके बाद हमने आपसे बात की थी फड़के विद्रोह की। फड़के विद्रोह 1889 में हुआ था महाराष्ट्र के क्षेत्र में, और इसके जो नेतृत्व करता थे बलवंत वासुदेव फड़के।
मोपला विद्रोह हो रहा है 1836 से लेकर 54 के बीच में, और एक बार और दूसरी बार है रहा 1920 से लेकर 1922 के क्षेत्र में। और यहाँ पर एक जमींदार वर्ग हुआ करता था, ब्राह्मण हिंदू, और जो किसान हुआ करते थे मुसलमान हुआ करते थे। और जब विद्रोह हुआ, किसानों ने विद्रोह किया, तो ये धीरे धीरे इसने सांप्रदायिकता का आरोप कर लिया। और ये समय था, आप देखेंगे, असहयोग आंदोलन का। तो इसी समय गांधी जी अब्दुल कलाम आज़ाद शौकत अली के साथ इस क्षेत्र का दौरा करते हैं और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और इसे शांत करने की पूरी प्रयास करते हैं, और अंततः उन्हें शांत करने में सफलता मिलती है। तो ये थी पूरी डिटेल। अब एक चीज़ यहाँ पर छोटी सी आपको एक एनालिसिस हम बता दें कि जब आप विद्रोहों को आप पढ़ेंगे तो उनका सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको हम एक वहीं बना के देते हैं कि सबसे पहले जो विद्रोह हो रहा है किसानों में, मोपला हो रहा है, समय है 1836। उसके बाद दूसरा हो रहा है कूका, समय है 1845। तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका नील, समय है 1859। चौथे नंबर पे आ रहा है दक्कन, समय है 1875। पाँचवें नंबर पे आ रहा है फड़के, समय है 1889। और उसके बाद फिर आ रहा है मोपला, समय है 1921 और 22, 1920, 21। ये थी सीक्वेंस, इनके सीक्वेंस को याद रखिए। इसके पहले हमने बात की थी आपसे जनजातीय विद्रोह की, उनके भी सीक्वेंस को बना दें। जी हाँ, बिल्कुल बना देंगे। आइए उनके सीक्वेंस की बात करते हैं, जनजातीय विद्रोह की एक सीक्वेंस की। सबसे पहले जनजातीय विद्रोह में हो रहा है आपका कौन सा, पहले हो रहा है कोल, एक नंबर। दूसरा फिर उसी के समय हो रहा है हो, एक और दो दोनों एक साथ हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे हो रहा है कछार, और चौथे नंबर पे हमने, अच्छा सन बता दें, ये दोनों हो रहे हैं 1820 में, और जो कछार हो रहा है ये 1822 में हो रहा है। उसके बाद हो रहा है आपका अहोम, ये हो रहा है 1828 में। उसके बाद हो रहा है संथाल, आइए कलर चेंज करते हैं। उसके बाद हो रहा है संथाल, संथाल कब हो रहा है, ये हो रहा है 1855 में। उसके बाद कौन सा हो रहा है, मुंडा, मुंडा कब हो रहा है, 1899 में। उसके बाद हो रहा है भील, 1914 में। उसके बाद हो रहा है रंपा, 1921 में। उसके बाद हो रहा है नागा, 1930 में। ये एक सीक्वेंस थी, इन दोनों के सीक्वेंस को आप तैयार कर लिए, किसी ये इनके प्रकार है, यानी आपको इतना तो जरूर याद होना चाहिए कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आज के वीडियो में थी। तो आइए पीपीटी आपने देखी, तो इस वीडियो में रुकेंगे हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेकिन वही आपके लिए पूर्व सूचना कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अंत तक वीडियो तो आपने देखा जरूर, इसके लिए थैंक यू। और अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक फैलाएं, जिससे इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक दोस्तों को मिल सके। ठीक है दोस्तों, रुकेंगे हम यहीं पर, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए रमेश चंद्र को दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।